हम लोग इस वीडियो में जो है वैद्युत बल रेखा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हम लोग पीछे जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जो है दो स्थितियों में निकालते हैं। एक हमारा अक्षीय होता है और दूसरा हमारा निरक्षीय होता है। जो अक्षीय होता है इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, निरक्षीय वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल बोलते हैं। तो अक्षीय वाले को, अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय को हम लोग जो है अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं, अनुदैर्घ्य की स्थिति। ध्यान दीजिएगा स्थितियों को भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुदैर्घ्य कह देता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसी को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। कौन सा स्थिति बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम लोग पहले जो है चर्चा करेंगे अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति का, अनुदैर्घ्य स्थिति। तो ध्यान दीजिए, एक्सियल वाले क्या होते हैं, अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को, यहाँ डिफिनीशन लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाने पर जो रेखा प्राप्त होती है अक्षीय कहलाती है। ये अक्षीय स्थिति है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा उसको आगे बढ़ाएंगे तो वह अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट M है और दूसरा पॉइंट N है। M पे प्लस Q चार्ज है, N पे माइनस Q चार्ज है। एक दूसरे से यहाँ पे डिस्टेंस आप मान लीजिए 2L, क्या मान लीजिए 2L। ये मानने में हमको आसानी रहता है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आगे बढ़ाने पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत द्विध्रुव का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, O है। इस O बिंदु से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, R है। और मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं यम O कितना होगा, L होगा। तो O N कितना होगा, A भी L होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो आधे आधे होंगे। तो हम आपसे कहें कि यम से P की दूरी अर्थात R M P कितना होगा, तो R ये होगा, L ये होगा, तो हम कह सकते हैं R प्लस L। यदि हम कहें N से इस P की दूरी कितनी है, मतलब R N P, तो आप कहेंगे कि इस R में से, इसमें से इसको घटा देने पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस करने पर, तो R माइनस L ये हो गया। तो आप देखो यम बिंदु पर प्लस Q चार्ज है, तो हम लोग वैद्युत बल रेखा में जान चुके हैं वैद्युत बल की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो यम पे प्लस Q चार्ज है, तो इसके वजह से उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इससे हमेशा दूरी बनाएगी, अर्थात इससे हमेशा जो है इसके अपोजिट रहेगी। तो प्लस Q है, तो इसके वजह से P बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह
यम बिंदु की वजह से निकाल रहे हैं तो इससे हमेशा आगे रहेगी, मतलब इसके अपोजिट रहेगी। और माइनस है तो माइनस की तरफ होगी, तो यन बिंदु को स्थित आवेश के कारण पी बिंदु को उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ई एन इधर होगी, माइनस की ओर होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ईएम और ईएन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं तो बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ईएम माइनस ईएम, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो यहाँ तक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं उसी फिगर को, एम एन पी ओ एल एल आर ई एम तो आर एम पी, आर प्लस एल निकाले थे हम लोग, आर एन पी आर माइनस एल निकाले थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई एम बराबर आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन के, दूरी कितनी है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वैसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और क्यू भी कॉमन हो गया। तो अंदर बचा क्या, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही इसका भी लगा दीजिए, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ई की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2RL, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो E इज इक्वल हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू, तो माइनस 2RL माइनस 4RL अपॉन के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो R की वैल्यू होती है वह ग्रेटर देन क्या होती है, L। L बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए L को क्या मान लिया जाता है, नगण्य। L को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो L को नगण्य मानेंगे तो L को आप छोड़ दीजिए। तो पहले एक मिनट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए फिर उसके बाद उसकी E इज इक्वल 1/4πε0 क्यू इंटू 4RL को आप लिख सकते हो 2L इंटू के R अपॉन के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आइए, E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू, तो ये जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L अर्थात आवेश और उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो इनके जगह, इन दोनों के जगह आप क्या यूज कर सकते हो, P इंटू के क्या R, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे वो लिखिए कि R इज ग्रेटर देन L, तो L हमारा क्या है, नगण्य है, मतलब इसको आप नगण्य मान सकते हो। तो L को आप छोड़ दीजिए स्क्वायर, L जितना छोटा है उसको माइनस करेंगे और उतना छोटा स्क्वायर करेंगे उससे भी छोटा, तो इसलिए L को निगलेक्ट कर दीजिए। तो 1/4πε0 इंटू के P इंटू के R अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 इंटू P इंटू R और R का होल स्क्वायर मतलब 2 या R का स्क्वायर करेंगे R के पावर 4, तो 1R से 1R कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू 1/4π, एक मिनट, यहाँ 4RL है ना, तो 2 और यहाँ पर रहेगा, 2 2 जा 4, 2 2 2, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या बचा, 2P अपॉन के नीचे क्या बचा R, एक R से एक R कैंसिल, तो 3R बच गए, तो R के पावर 3। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह उसके जो दूरी है उसके तृतीय घात के विलोमानुपाती है, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। व्युत्क्रम वर्ग आपको पीछे बता चुके हैं वीडियो में, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 टू वेक्टर P अपॉन R Q। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र देख लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति में देखेंगे। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।